हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द आयनिक बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। यूं नहीं कि 11th में ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है अपना, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो मीन्स जितना कंसेप्चुअल अपन इसमें क्लियर होंगे तो अपने को बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट होने वाला है ना। केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्चुअल चैप्टर है, मीन्स कि इसके कुछ पोर्शन अपन ने पहले डिस्कस कर रखे होंगे 10th में। वो आयनिक बॉन्ड, ओनली ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, और जो यहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं, जो अलग अलग टर्म्स आती हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे ना। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड को अपन डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज आयोनिक बॉन्ड, है ना। आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड का, ये अपने को पता है कि सर एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। आयोनिक बॉन्ड मींस द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द आयंस। आयंस कितने टाइप के होते हैं कि सर 2 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट इज कैटायन और सेकंड इज एनायन। मैंने कहा होता क्या है यहाँ पे, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है, इसका क्या रीजन रहता है बच्चों, कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या अपना इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का। और दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। ओके, अब अपनी बात चल रही थी कि आयोनिक बॉन्ड के लिए जब भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन सी एनर्जी टर्म आती है। कौन कौन सी एनर्जी टर्म आती है? सबसे पहले अपने पास कौन सी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। सर व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म किसके लिए यूज होती है कि जब भी कोई गैसियस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, कोई भी गैसियस एटम है उससे आइसोलेटेड गैसियस एटम में से सबसे लूजली बॉन्डेड, यानी कि जो सबसे बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या हुआ, देखो आपके पास Na था, ये Na कौन सी स्टेट में है कि सर गैसेस स्टेट में, है ना। आपने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने पे क्या हुआ कि अपने Na में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्लस आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन, किसका फॉर्मेशन हो गया, कैटायन का। तो फर्स्ट एनर्जी टर्म कौन सी आती है अपने पास, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड टर्म विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और it is also known as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. What is the meaning of electron gain enthalpy? कि कोई भी आप क्या करते हो, किसी भी कोई भी न्यूट्रल एटम, उस न्यूट्रल एटम में जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो सर रिलीज क्यों होती है? तो देखो बच्चों, अगर मैं फ्लोरीन की बात कर लेते हैं तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 7 है। 7 में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि सर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मीन्स वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कोई भी आपके पास जब न्यूट्रल एटम हो उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एंथैल्पी, जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कि सर फॉर एग्जांपल मैंने कहा अपने पास Cl2 है गैसेस स्टेट में, ओके। Cl2 कौन सी स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने पर किसका फॉर्मेशन हुआ, 2Cl- का। किसका फॉर्मेशन हुआ, 2Cl- का।
Na प्लस Cl माइनस, दो टाइप की तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई। कौन कौन सी? फर्स्ट थी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड अपने पास कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज कैटायन का फॉर्मेशन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज एनायन का फॉर्मेशन करना है। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, उसकी भी अपने को रिक्वायरमेंट रहती है कि सर कौन सी है, तो देखिएगा वो कौन सी रहेगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। सर व्हाट इज द लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी कैटायन और एनायन रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, व्हेन कैटायन और एनायन रिएक्ट विथ ईच अदर, के Na प्लस है बच्चों, ये रिएक्शन कर रहा है Cl माइनस से, तो रिएक्शन करके जब ये न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है या फिर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, लैटिस एनर्जी is represented by U. When one mole of cation and one mole of anion react with each other to form a crystal, then release amount of energy is known as lattice energy. तो कोई भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, किसी भी आयंस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो कैटायन और एनायन के बीच में, तो थ्री टाइप ऑफ एनर्जी कम आती है। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड थर्ड इज लैटिस एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए? कैटायन का फॉर्मेशन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए? एनायन का फॉर्मेशन करने के लिए। और लैटिस एनर्जी किसके लिए? न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए, कि जो आपके पास आयंस हैं वो रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जब भी बच्चों दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। उसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को अपन क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी। उसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया? रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, मीन्स रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे -x हुआ, तो यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है कि ये बाहर निकल रही है, और x जो है वो किसको बताता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को। अगर कह दे कि एक एलिमेंट है उसके लिए लैटिस एनर्जी 120 किलो जूल पर मोल है, और दूसरा एलिमेंट है उसके लिए 240 किलो जूल पर मोल है, तो आपको कहें कि विच विल बी मोर आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना, कि आपके पास एक एलिमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -120 किलो जूल पर मोल, तो दूसरा एलिमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है -240 किलो जूल पर मोल है, तो कौन सी हाईएस्ट होगी? विच विल बी मोर, तो मोर कौन सी रहेगी? ये वाली। कि सर ऐसा तो नहीं होता कि जहां पे माइनस में अगर ज्यादा हो तो वो कम होता है, तो वो अपन मैथ्स में देखते हैं। यहाँ माइनस का मीनिंग क्या है कि एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, और 240 और 120 उसका क्या हो गया? आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा आपके पास इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उतना इजीली एनायन का फॉर्मेशन होता है, और जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है उतना ही जल्दी किसका फॉर्मेशन होता है? कैटायन का। कि सर कैसे? मैंने कहा यहाँ देखो कि आपके पास सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास एल्यूमिनियम है, ये आपके पास कुछ एलिमेंट, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। कौन इजीली कैटायन का फॉर्मेशन करेगा? कि सर कैटायन का इजीली तो फॉर्मेशन वो करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे जल्दी कौन करेगा? Na। कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा Na का साइज क्या है? सबसे बड़ा इन तीनों। Na का साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। तो अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी कम रखोगे तो ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कैटायन। आपको ये भी पता है कि दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होती है? एटॉमिक साइज। साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इन तीनों में साइज किसका ज्यादा है? Na। तो कंडीशंस क्या आ जाती हैं? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड?
कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी होती है, तो वो देखेंगे अपन। विच आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले आता है अपने पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना जल्दी होगा। कि सर कैसे? तो देखो, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी मेटल किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटल आयन का, यानी कि कैटायन का। और आयोनिक बॉन्ड के लिए आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ये बॉन्ड जो है वो कैटायन और एनायन यानी कि टू अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड कंडीशन क्या आएगी? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी आपके पास एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी वो उतना इजीली एनायन का फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी वो उतना जल्दी एनायन का फॉर्मेशन करेगा। और जितना जल्दी एनायन का फॉर्मेशन होगा उतनी ही जल्दी आपके पास क्या रहेगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो क्या है कि मान लीजिए कि अपने पास दो एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है। आपने इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करा, आपने इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इसने किसका फॉर्मेशन करा? एक्स माइनस का। इसने किसका फॉर्मेशन करा? वाई माइनस। इसने एक्स माइनस का फॉर्मेशन करा, इसने वाई माइनस का फॉर्मेशन करा। ओके, एक्स माइनस का फॉर्मेशन करा तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसकी वैल्यू आपके पास है 125 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसकी वैल्यू है 175 किलो जूल पर मोल। तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए ज्यादा है? कि सर वाई के लिए। तो वाई क्या करता है? इजीली एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो जितना इजीली एनायन का फॉर्मेशन करेगा वो उतना ही जल्दी से क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्या थी? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड क्या थी अपने पास? हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना इजीली एनायन का फॉर्मेशन होगा। और जितना इजीली एनायन का फॉर्मेशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड भी, सॉरी आयोनिक बॉन्ड भी जो है वो उतना इजीली बनेगा। ओके, थर्ड देखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या आता है अपने पास? हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी भी क्या होती है ये आपको बता दें यहाँ पे दोबारा से। रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी कब? जब 1 मोल ऑफ कैटायन रिएक्ट करता है किसके साथ? 1 मोल ऑफ एनायन के साथ। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी तो जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, है ना। कि आपके पास क्या होगा? जैसे Na+ है, Cl- है, किसका फॉर्मेशन हो गया? NaCl का। तो यहाँ पे ये U की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? स्टेबल होगा। तो थ्री कंडीशंस हैं, अपने वो दिमाग में रखनी है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड वन इज हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ये तीनों आपके पास जो फैक्टर हैं वो आयोनिक बॉन्ड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, है ना। अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो उतना ही लेट आयन का फॉर्मेशन करेगा, मीन्स कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और उतने ही लेट किसका फॉर्मेशन होगा? आपके पास
आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बच्चों अपने पास कि लेटिस एनर्जी जो है उसको उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कैसे डिटरमाइन करते हैं लैटिस एनर्जी की वैल्यू? लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन देखेंगे बोर्न हैबर साइकिल। विद द हेल्प ऑफ बोर्न हैबर साइकिल आप क्या कर सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल के लिए जो लैटिस एनर्जी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सर कैसे आइए कैसे कर कि आपके पास ये कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है अपने को। लाइक आपने क्या करा, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। सर Cl2 क्यों लिखा? बिकॉज क्लोरीन जो है बच्चों एक गैस होती है और नेचर में जो है वो Cl2 की फॉर्म में रहते हैं, इसके कारण से अपन ने यहाँ पे Cl2 लिखा। ओके, तो Na प्लस हाफ Cl2 से किसका फॉर्मेशन हुआ? NaCl। किसका फॉर्मेशन हुआ? NaCl का। कौन सी स्टेट में रहेगा ये? सॉलिड स्टेट। और जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अच्छे से समझना बच्चा, बोर्न हैबर्ट साइकिल। बोर्न हैबर्ट साइकिल जो है वो बेस्ड है हेस लॉ पे। कौन से लॉ पे? हेस लॉ। क्या कहता है हेस लॉ? कि अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट करवाते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है एक से ज्यादा स्टेप में, तो जो रिएक्शन की जो टोटल एनर्जी है, रिएक्शन की जो टोटल एनर्जी है वो हर एक स्टेप की एनर्जी के सम के इक्वल होती है। हर एक स्टेप के एनर्जी के सम के इक्वल होती है। कि सर कैसे? तो इधर देखिएगा कैसे कि आपके पास मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मान लेते हैं डी का, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ई से अपन ने एनर्जी को डिनोट करा। ओके, तो ये तो कंप्लीट रिएक्शन थी। अब ये रिएक्शन जो कंप्लीट हुई वो ऐसे हुई कि पहले ए से बी बना, फिर बी से सी बना, और फिर सी से किसका फॉर्मेशन हुआ? डी का। मैंने कहा जब ए से बी बना तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो थी E1। बी से सी बना उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो थी E2। और सी से डी बना उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो थी E3। ए से बी में E1, बी से सी में E2, और सी से डी में E3। तो जो टोटल एनर्जी है E वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी E1 प्लस E2 प्लस E3। बस ये इतना सा है इसका कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो हर एक स्टेप की एनर्जी का जो सम है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। रिएक्शन की टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, तो ऐसे ही बॉर्न हैबर्ट साइकिल है, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। रिएक्शन क्या थी? Na था सॉलिड स्टेट में, हाफ Cl2 गैस स्टेट में, और किसका फॉर्मेशन हुआ? NaCl। यहाँ पे Na हमेशा सॉलिड में ही रहता है, Cl2 जो है वो हमेशा गैसेस फॉर्म में रहता है। क्लोरीन एक डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का मीनिंग क्या होगा कि टोटल जो एटम्स है वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ओके, अब देखो Na है सॉलिड में। मैंने कहा कि जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। जब कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है तो ही किसका फॉर्मेशन होगा? आयोनिक बॉन्ड का।
तो सबसे पहले अपन कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे देखो, Na सॉलिड स्टेट में है, Na को आपने सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाई। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाई? सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड करवाई, तो जो Na सॉलिड में था वो कौन सी स्टेट में आ गया? गैस स्टेट। ये तो सबको पता है कि सब्लिमेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी? क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? गैस। सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कौन सी स्टेट में चला जाता है? गैस स्टेट में। उसको अपन क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन। और जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दिस प्रोसेस इज नॉन एज सब्लिमेशन एनर्जी। तो जैसे ही आपने सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाई, Na जो था वो सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में आ गया? गैस स्टेट। ओके, अब गैस स्टेट में आ गया तो अब आप क्या कर सकते हो कि सर अब हम इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद ये Na जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस। तो हो गया ना कैटायन का फॉर्मेशन। पहले सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट करा? गैसेस में। और गैसेस के बाद किस में कन्वर्ट करा? कैटायन। इसके लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको आपने कह दिया सब्लिमेशन एनर्जी। इस प्रोसेस के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको आपने कह दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब बात करें Cl2। देखो Cl2 की बात करें, यहाँ पे Cl2 की फॉर्म में है, तो सबसे पहले अपने को रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। तो Cl2 के बीच में बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको अपन कहते हैं BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो Cl2 से किसका फॉर्मेशन हुआ? पहले बच्चों Cl का। किसका फॉर्मेशन हुआ? Cl का। ओके, Cl के बाद क्या हुआ कि आपने कुछ अमाउंट, सॉरी, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा। इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अब रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को किससे लिखेंगे अपन? माइनस से। तो Cl से किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास? Cl माइनस। अब देखो कैटायन का फॉर्मेशन हो चुका, एनायन का फॉर्मेशन हो चुका। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे करा? पहले आपके पास मेटल सॉलिड स्टेट में थी, तो गैसेस में कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट होएगा? आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी, गैसेस से आयन में कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट होएगा? आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी। ये आपके पास नॉन मेटल थी, नॉन मेटल को आपने पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करवाई। सर क्या हुआ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देने से मैंने कहा जो Cl2 है वो Cl की फॉर्म में आ गया। ओके, फिर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा इसमें। इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, उसको अपन ने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और Cl से किसका फॉर्मेशन हो गया? Cl माइनस। अब ये कैटायन और एनायन जो है वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और किसका फॉर्मेशन करेंगे? NaCl। किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? NaCl। अब आप एक बात बताओ कि जब 1 मोल ऑफ कैटायन और 1 मोल ऑफ एनायन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन कौन सी एनर्जी कहते हैं? लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? लैटिस एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? यू। ये पूरा बॉर्न हैबर साइकिल है, और इससे अपन क्या कर सकते हैं? यू की वैल्यू यानी कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे अभी, है ना। अब देखो अपने को क्या करना है कि मैंने कहा जो टोटल एनर्जी है यानी कि ई, ये जो ई है वो किसके इक्वल होगी? वो हर एक एनर्जी टर्म के इक्वल, सम के इक्वल होगी। इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम और उसका सम। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन सी एनर्जी आई? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी के बाद क्या आई अपने पास? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद आपके पास क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस का E, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास कि Na प्लस और Cl माइनस से रिएक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं।
ये भी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो माइनस में क्या आ जाएगा ये। तो अब अगर आपको हर एक की वैल्यू पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, इजीली लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी यानी कि कितनी एनर्जी बाहर निकली है इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आगे माइनस का साइन क्यों आया है, बिकॉज रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्लस माइनस का यू, यू किसको रिप्रेजेंट करता है, लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज ये भी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उसके आगे कौन सा साइन रहेगा आपके पास, माइनस का साइन रहेगा। ओके, तो ये आपके पास था NaCl का बॉर्न हैबर साइकिल। एक और देख लेते हैं अपन NaCl के बाद। लाइक आपको MgO का बॉर्न हैबर साइकिल बनाना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो रिएक्शन कैसे करेंगे, Mg प्लस R42, किसका फॉर्मेशन हुआ, MgO का, प्लस आपके पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। रिलीज क्यों होती है वो बता दिया, बिकॉज दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो Mg आपके पास कौन सी स्टेट में, सॉलिड में, ये आपके पास कौन सी स्टेट में, गैसेस। सबसे पहले कौन सी एनर्जी देंगे अपन, सब्लिमेशन एनर्जी। उससे क्या मिलेगा कि सर Mg जो है वो गैसेस स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो पहले अपन एनर्जी देंगे, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको अपन कहेंगे IE1 Mg प्लस। फिर अपन क्या करेंगे, और एनर्जी देंगे, उससे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, Mg+2 का। तो ये IE1 ये IE2 दोनों डिफरेंट होगी ना। ये सब दोनों डिफरेंट कैसे होगी, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, Mg से Mg प्लस बनाओ, तो फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा। तो Mg+2, Mg प्लस से Mg+2 बनाओगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हाफ O2 है तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, पहले पहले रिक्वायरमेंट है बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, BDE की। तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी और किसका फॉर्मेशन होगा, O-। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ जाती है, देखो अब फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है सर, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है सर, नेगेटिव। अब आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो एंडोथर्मिक है, और O-2 दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देंगे, MgO का। जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको अपन क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। तो अपन क्या कर देंगे, लैटिस एनर्जी, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ना। ये दो सेकंड, ये प्लस में क्यों लिखा है, बिकॉज ये एनायन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे सेम चार्ज है, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि O- से किसका फॉर्मेशन हो जाए, O-2 का। आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों ये अपने पास हो गया बोर्न हैबर साइकिल, या फिर यूं कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। मींस कोई भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हो, अगर वो 2 फैक्टर देख ले तो कभी गलत नहीं करोगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। ओके।